आज हमने टॉपिक लिया है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर क्यों क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मौर्यन एम्पायर ये इंडिया का पहला एम्पायर था कि जो इतना एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के रीजन में इतना बड़ा एरिया जो है, तो वो कंट्रोल में था। ये अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया है, पाकिस्तान का एरिया, उसके बाद ये ऊपर अगर देखें तो ये नेपाल का रीजन है, ऊपर देखें तो ये भूटान का रीजन है, या बांग्लादेश का, और कुछ पोर्शन जो है, वो म्यांमार का भी है। तो ये सारा जो रीजन था, वो कंट्रोल्ड बाय द मौर्य। तो इसलिए हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डिनास्टी जो है, तो ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा इन्फॉर्मेशन ये। तो अगर मौर्यन एम्पायर की बात करें तो ये सारा एरिया किसके कंट्रोल में था? तो ये सारा एरिया जो था वो मौर्य के कंट्रोल में था। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें अफ़गानिस्तान और ऊपर का ये जो एरिया है, तो ये सेल्यूसिड बोल के एक किंग था। तो सेल्यूसिड जो किंग था, तो उसके बेटी के साथ ही एग्ज़ैक्टली शादी किया था चंद्रगुप्ता मौर्य ने। चंद्रगुप्ता मौर्य मौर्यन जो डिनास्टी है, तो उसके फाउंडर है चंद्रगुप्ता मौर्य। तो उनका बेटा है बिंदुसारा। तो बिंदुसारा के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस चैप्टर में बिंदुसारा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है द ग्रेट अशोका, या द अशोका द ग्रेट, द एम्परर अशोका, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो चाणक्य है, तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, तो चाणक्य या कौटिल्य जो है, तो ही वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। तो वहाँ से भी हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें चंद्रगुप्ता मौर्य और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लग जाती है। तो मौर्यन जो डिनास्टी थी, तो उसका पीरियड है 322 से लेके 185 बीसीई तक। कुछ-कुछ बुक में आपको 1 या 2 साल का वेरिएशन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। तो फाउंडर जो है, तो चंद्रगुप्ता मौर्य है। तो ही एस्टैब्लिश्ड द किंगडम अलोंग विथ हिज एडवाइजर कौटिल्य, या जिसको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त ऐसे भी कहते हैं। तो उनका जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्रा, आज के प्रेजेंट डे में वो पटना बिहार में आता है। और उन्होंने एग्ज़ैक्टली नंदा डायनास्टी को हराया था। चंद्रगुप्ता मौर्य ने नंदा डायनास्टी को हटाकर खुद किंगडम एस्टेब्लिश किया था, और ये नंदा डायनास्टी तभी मगध से रूल करती थी। और उसका जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसको उसने हराया था चंद्रगुप्ता मौर्य ने। उसके बाद उन्होंने मौर्य डायनास्टी है, व्हाई वी स्टडी, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल रीच था, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। और उन्होंने एक्चुअली अपना जो किंगडम है या एम्पायर है, वो एक्सपांड किया है थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एज़ वेल एज़ अलायंसेस। अलायंसेस फिर वो दोस्ती, फ्रेंडशिप के हो सकते हैं, या मैट्रिमोनियल हो सकता है। तो जो अशोका था, तो किंग अशोका, तो उसके पीरियड में जो मौर्यन एम्पायर था, वो अपने पीक पे था, यानी कि दे वर हैविंग द इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द अशोका पीरियड। तो अशोका जो है, तो उन्होंने बुद्धिज्म का प्रमोट किया आफ्टर द कलिंगा वॉर। आफ्टर कलिंगा वॉर ही एम्ब्रेस्ड द बुद्धिज्म, एंड ही स्टार्टेड प्रमोटिंग द बुद्धिज्म। तो बहुत सारा लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर नेपाल, भूटान, एंड अफगानिस्तान, और बहुत सारा इंडिया का जो पार्ट था, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द मौर्यन डिनास्टी। तो सेंट्रल दे वर हैविंग द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन हमें कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, वहां से हमें इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। तो अशोका जो है, तो अशोका ने बहुत सारे एडिक्ट या इंस्क्रिप्शन लिखे थे। तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो सेंट्रलाइज़्ड नेचर ऑफ एम्पायर है, तो उसके बारे में पता लगता है। सेंट्रलाइज़्ड नेचर ऑफ एम्पायर यानी कि जो किंग है, किंग ही मेजॉरिटी ऑफ द रूल डिसीजन लेता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द एरिया को किंग ही डायरेक्टली सुपरवाइज़ करता है। तो इसके जो किंग रूलर्स थे, तो सबसे पहले चंद्रगुप्ता मौर्य, उनका पीरियड है 322 से लेके 298 बीसीई। फिर उसके बाद है बिंदुसारा। बिंदुसारा का जो पीरियड है, ही वाज़ द सन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, उनका पीरियड है 297 से लेके 272 बीसीई। एंड अशोका जो है, तो अशोका इज़ द ग्रैंडसन ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य एंड सन ऑफ बिंदुसारा। तो उनका पीरियड है 273 से लेके 232 बीसीई। तो उनका जो लास्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था अशोका का, तो वो कलिंगा था। उसके बाद जो भी उन्होंने ब्लडशेड देखा, तो ब्लडशेड के कारण ही हैज़ अबैंडन द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ये बाद में उन्होंने कोई भी लड़ाई नहीं की फॉर द किंगडम एक्सपेंशन, एंड ही एम्ब्रेस्ड द बुद्धिज्म, एंड ही प्रमोटेड द बुद्धिज्म आफ्टरवर्ड। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी, तो मौर्यन जो आर्मी थी, तो दे वर हैविंग वेरी लार्ज वेल इक्विप आर्मी। उनके पास बहुत ज्यादा इन्फेंट्री भी थी। इन्फेंट्री इन्फेंट्री में हम सोल्जर्स कह सकते हैं, उसमें कैवलरी कैवलरी में घोड़े आते हैं, कैमल आते हैं, एंड इवन एलिफेंट भी आते हैं। फिर बहुत सारे चैरियट्स भी थे, एंड वॉर एलिफेंट दे वर हैविंग। तो उनके पास लार्ज एस्पियोनेज सिस्टम था फॉर एम्पायर सिक्योरिटी। एस्पियोनेज सिस्टम यानी कि दे वर हैविंग लॉट ऑफ स्पाइस
to to observe and to report to the king. मौर्यन जो डिनास्टी था इकोनॉमी एंड ट्रेड की अगर बात करें तो इकोनॉमी जो था वो लार्जली बेस्ड था एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो भी टैक्सेस आता है रेवेन्यू आता है उस पे डिपेंड था। तो जो स्टेट था तो स्टेट वाज़ ओनिंग द लैंड एंड टैक्सिंग द प्रोड्यूस। तो जो भी लैंड था स्टेट का तो वो दैट वाज़ ओन्ड बाय द स्टेट ओनली या किंगडम ओनली या राजा ओनली। यानी कि जो भी फार्मर है तो फार्मर वाज़ नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, इट वाज़ ओन्ड बाय द किंग ओनली। एंड जो भी वहाँ से प्रोड्यूस आता था, तो उस प्रोड्यूस पे क्या होता था कि वो टैक्स करते थे। जो भी फार्मर उसको प्रोड्यूस करता था, उससे वो टैक्स लेते थे स्टेट। और ट्रेड एंड कॉमर्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गया बिकॉज़ दे वर हैविंग अ वेल मेंटेन्ड रोड नेटवर्क एंड एक्टिव सी ट्रेड। तो सी ट्रेड से भी यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी वो करते थे, हम ऐसा कहा तो भी चलेगा। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वाज़ आल्सो फ्लरिश बिकॉज़ ऑफ द वेल मेंटेन्ड रोड नेटवर्क। तो डिक्लाइन क्यों हुआ गया? क्योंकि जब अशोका की डेथ हो गई 232 बीसीई में, तो उसके बाद कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आ गया कि जो एम्पायर को सँभाल पाए। और एम्पायर बहुत बड़ा था, तो उसके लिए यू नीड अ वेरी एफिशिएंट रूलर। उ उसके बाद क्या हो गया, तो इवेंचुअली इट फॉलिंग अपार्ट इंटू वेरियस फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे फैक्टर है कि जिसकी वजह से वो टूट गया। और एग्ज़ैक्टली फ्रैगमेंट भी हो गया क्योंकि उसके बहुत सारे जो वसाल थे या सरदार थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली रिवोल्ट किया और रिवोल्ट के अगेंस्ट में उन्होंने अपना-अपना रीजन फ्री कर लिया मौर्यन डायनास्टी से। जो लास्ट रूलर था मौर्यन डायनास्टी का, उसका नाम है बृहद्रथा। तो ही हैज़ रूल्ड फ्रॉम 187 टू 150 185 बीसीई। तो जो बृहद्रथा है, तो बृहद्रथा को किसने मार डाला? तो पुष्यमित्र ने मार डाला। तो पुष्यमित्र जो था, तो ही वाज़ वर्किंग फॉर मौर्यन डायनास्टी। फिर पुष्यमित्र ने शुंग डायनास्टी एस्टेब्लिश कर दी। एंड शुंग डायनास्टी जो है, वो उसने अराउंड सेंट्रल इंडिया पे जो है, तो सेंट्रल इंडिया पे अराउंड सेंचुरी के लिए, अराउंड 100 ईयर्स दे हैव रूल्ड फॉर दैट सेंट्रल इंडिया। रिलीजन, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, तो ही फॉलोड हिंदुइज्म एज़ एज़ वेल एज़ जैनिज़्म। तो जब उनका लास्ट स्टेज था ज़िंदगी का, तो ही हैज़ एम्ब्रेस्ड द जैनिज़्म एंड व्हेन ही वाज़ अ किंग, तो एट दैट टाइम ही वाज़ फॉलोइंग द हिंदुइज्म। बिंदुसारा जो है, तो ही वाज़ फॉलोइंग हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में आजीविका या ब्राह्मणिज़्म जो ये होता है कल्ट होता है, तो ही हैज़ फॉलोड दिस कल्ट। अशोका के बारे में बात करें, तो अशोका वाज़ इनिशियली हिंदू and he was following the Hinduism. But when after the Kalinga War, he embraced the Buddhism and exactly he promoted Buddhism also. वर्ण सिस्टम की अगर बात करें, तो मौर्यन डिनास्टी के टाइम पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रकार के वर्ण थे। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर एग्जैक्टली बहुत प्रोमिनेंट सोर्स है फॉर मौर्यन डिनास्टी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मौर्यन डिनास्टी के, वो मेजरली हमें जो आर्किटेक्चर है या एडिक्ट है या इंस्क्रिप्शन है, वहां से आते हैं। तो जैसे स्तूपास है, स्तूपा सांची है, बोध गया, सारनाथ। उसके बाद रॉक कट केव्स है, बाराबर, नागार्जुनी हिल्स, लोमच ऋषि केव, सुदामा केव। बहुत सारे विहारास है, जिससे हमें मौर्यन डिनास्टी के बारे में पता लगता है। अशोका पिलर है बहुत सारे, ऑल ओवर इंडिया में, इवन अदर देन इंडिया आल्सो देयर आर सो मेनी पिलर्स। तो अशोका जो एडिक्ट है, अशोका एडिक्ट है, इंडिया में है, नेपाल में है, अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो स्पेशली इंडिया की बात करें, तो गिरनार, सारनाथ, दिल्ली, लुम्बिनी, तो ये सारे अशोका एडिक्ट में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता लगती है अबाउट किंग अशोका या एम्परर अशोका। लैंग्वेज मौर्यन डायनास्टी के टाइम में जो भी लिखने का काम था, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में किया जाता है और अलग-अलग रीजन में प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी, यानी कि लोकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं। एंड जो भी लर्न्ड मेंबर थे, हाई क्लास सोसाइटी के मेंबर थे, दे वर फॉर राइटिंग पर्पस दे वर यूजिंग द संस्कृत लैंग्वेज। और जो भी एडिक्ट है अशोका के, तो वो खारोष्ठी लैंग्वेज में भी लिखे हैं, अरेमिक एंड ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखे हैं। तो खारोष्ठी, अरेमिक, ग्रीक, खारोष्ठी हम पाकिस्तान में भी देख सकते हैं और अरेमिक और ग्रीक हम अफ़गानिस्तान के जो रीजन है, वहाँ जो भी अशोका के पिलर्स है, वहाँ हम देख सकते हैं। तो ये सारा मौर्यन डायनास्टी का हमें इन्फॉर्मेशन आता है फ्रॉम मेगास्थनीज इंडिका जो है, वहाँ से हमें ये पता लग जाता है। एंड दिव्य वंदना या अशोक वंदना से भी हमें मौर्यन डायनास्टी के बारे में पता लगता है। श्रीलंका में बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है, महावंशा एंड दीपावंशा। फिर बुलंदी बाग, कुमरार आर्कियोलॉजिकल रिमेन है। तो चाइनीज़ ट्रैवलर जो फाहियान है, तो उसने जो अपने बारे ट्रैवल के बारे में, व्हेन वी विजिटेड इंडिया, तो उसने मौर्यन डायनास्टी के बारे में भी लिखा है। तो वहाँ से भी हमें